बिहार बोर्ड 10th क्लास ज्योग्राफी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि आंसर क्वेश्चन सीरीज के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 के भूगोल से पाठ भारत संसाधन और उपयोग के 5 प्रश्नों को हंसते खेलते आसान भाषा में याद करने वाले हैं। याद रखिए, आपको रटना नहीं सीखना है। तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और लाते हैं आपके लिए सबसे पहला सवाल बिहार बोर्ड 10th क्लास के भूगोल के पाठ भारत संसाधन और उपयोग से। पहला सवाल है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। देखिए, संसाधन की परिभाषा हमको रटना नहीं है, याद करना है, केवल समझना है। केवल दुनिया में या दुनिया के बाहर कोई भी ऐसी चीज जिनका हम यानी मानव अपने किसी भी काम में लाते हो तो उसको हम कहेंगे संसाधन। हमने अगर उपयोग किया, किसी भी रूप में उपयोग किया, तो उसे हम संसाधन कहेंगे, उस चीज को संसाधन कहेंगे। परिभाषा की बात करें तो सिंपल परिभाषा यही है कि वह ऐसी सभी वस्तुएं जिनका एक मानव, एक आदमी उपयोग करता है, उसी को कहते हैं संसाधन। अब यहां पर देखिए कि मानव उपयोग करेगा तो ही कोई वस्तु संसाधन बन पाएगी। इसलिए मानव खुद भी एक बहुत बड़ा संसाधन है और संसाधनों का निर्माता भी है, क्योंकि अगर हमने उपयोग ही ना किया तो कोई चीज़ ऐसे ही बेकार पड़ी रह जाएगी। चलिए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं हमारे सामने। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में आपका जो टेबल लगा हुआ है, टेबल किसी कारण से ज़मीन के ऊंचे नीचे होने की वजह से हिल रहा है। अगर आपने बाहर से पत्थर का एक टुकड़ा जो कि बेकार पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, आपने उसको उठाया और अपने बेंच के टेबल के नीचे लाके लगा दिया, बराबर कर दिया, अब वो हिलना बंद हो गया। तो सोचिए कि आपके उपयोग करने से पहले वो पत्थर का टुकड़ा तो बेकार था, लेकिन जैसे ही आपने उपयोग किया वो क्या बन गया? आपके काम का वस्तु बन गया, यानी कि संसाधन बन गया। तो सीधी बात है भाई कि ऐसी हर चीज जिसका हम यानी मानव, आदमी इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। अगर हमने उपयोग किया तो संसाधन कहलाएगा, ना किया तो ना कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा सवाल लाते हैं आपके लिए। संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, संभावी बना है संभावना से और संचित का मतलब होता है जमा किया हुआ, संचय किया हुआ। तो हम मतलब समझ लेंगे ना तो बहुत हद तक हमारी परिभाषा वहीं पर याद हो जाती है। तो संभावना से बना, और संभावना का मतलब होता है कि जिसकी होने की उम्मीद हो। 100% तो नहीं, हाँ 50-50 उम्मीद होती है। तो अब हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, दोनों, चाहे वो संभावी हो चाहे संचित कोश हो, दोनों संसाधनों का इस्तेमाल हम अभी नहीं करते हैं। अभी इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ, उपयोग शुरू नहीं हुआ है। अब संभावी की बात करते हैं। संभावी संसाधन, नाम से ही जाहिर है कि वैसे संसाधन, वैसी चीजें जिनका हम अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम में नहीं ला रहे हैं, लेकिन हाँ भविष्य में, आने वाले कल में हो सकता है कि वो हमारे काम में आने लायक बन जाए, हो सकता है कि हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल देखिए कि राजस्थान के मरुस्थल में, थार मरुस्थल में बहुत सारा बालू है। हो सकता है कल को उस बालू का हमारे जीवन में कोई महत्व बढ़ जाए, हम उससे कुछ लाभ उठाना शुरू कर दें। या फिर ये देखिए, गुजरात में, राजस्थान के मरुस्थल इलाकों में जो बहुत सारा खुला हुआ इलाका है, जहाँ पर बहुत हवा बहती है, सूरज की रोशनी आया करती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने की, पवन ऊर्जा उत्पादन करने की संभावना है। अभी तक उपयोग तो नहीं हुआ है भाई, अभी तक हमने उसका इस्तेमाल शुरू तो नहीं किया है। हो सकता है कि उपयोग हो जाए, हो सकता है कि हमारे उपयोग में आना शुरू हो जाए, तो हम उसको संभावी में रखेंगे। अब है कि संचित कोश संसाधन क्या होगा। तो संचित का मतलब तो होता है कि संचय किया हुआ, जमा किया हुआ, और कोश का मतलब खजाना। तो वैसे संसाधन जिनको हम अभी तो उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ भविष्य की पूंजी के रूप में हमने इसका भंडार जमा करके रखा है। ये हमारे भविष्य की पूंजी है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो संभावी हो या संचित कोश हो, दोनों में से किसी का भी अभी फिलहाल उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन आने वाले वक्त में इनका उपयोग होगा। संभावी में 50-50 चांस है और संचित कोश में है कि इसका उपयोग होगा ज़रूर, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अब संचित कोश का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पानी, हमारी धरती के 3/4 भाग पे पानी है, आप सभी जानते हैं। अब इस 3/4 भाग पानी में आप सबको पता होगा कि पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। अगर मान लीजिए किसी तरह से हमने वो तकनीक डेवलप कर ली, तकनीक तो डेवलप हो चुकी है लेकिन है महंगा, खर्चीला। अगर मान लीजिए कि इस तकनीक को, यानी कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको सस्ता कर लिया जाए और हाइड्रोजन को अलग करके, ऑक्सीजन को अलग करके, पानी से डिवाइड करके अगर हासिल कर लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, तो सोचिए कि हाइड्रोजन एनर्जी का कितना बड़ा स्रोत होता है। हमारे ऊर्जा की समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी।
तो कितना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी तो उपयोग नहीं ना हो रहा है, इसलिए भविष्य की पूंजी है, भविष्य में होगा तो होगा। तो संभावित संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा है पर भविष्य में उनका उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। और संचित कोष संसाधन यानी वैसे संसाधन जिनका उपयोग आरंभ नहीं किया गया है बल्कि यह भविष्य की पूंजी है, हमने इसको आने वाले वक्त के लिए बचा कर रखा हुआ है। चलिए अब लाते हैं आपके लिए तीसरा सवाल, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए, संसाधनों की जो उपलब्धता होती है हर जगह पर एक जैसी नहीं होती। कहीं पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर कोई चीज़ बहुत कम मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है, झारखंड कोयले के भंडार में भी नंबर 1, और झारखंड ही है जो कोयले के उत्पादन में भी नंबर 1। लेकिन वही झारखंड अनाज के मामले में बिहार से पीछे हो जाता है। तो भाई अब वहाँ के लोग कोयला तो नहीं खा सकते ना। तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरी चीज़ कम मिल रही है। तो संसाधनों की उपलब्धता एक समान नहीं होती। और इस पर भी देखा जाए तो कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं जो कि सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, यानी कि उनकी मात्रा बहुत कम है। यही नहीं, उनमें से कई संसाधन ऐसे भी हैं जो कि अनवीकरणीय हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, खत्म हो गए तो दोबारा प्राप्ति नहीं होंगे। जैसे कि अब कोई भी खनिज उठाकर देख लीजिए आप, चाहे लोहा हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, या फिर कोयला हो, या फिर प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो, ये सब के सब अनवीकरणीय हैं। एक बार खत्म हो गए तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगता है। तो अगर हम इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना शुरू कर दें तो ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देंगे। इसीलिए इनको बचाना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात कि संसाधन संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधनों में अनेकों संसाधन ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं या फिर ये अनवीकरणीय होते हैं। यानी अगर इनका उपयोग हमने अविवेकपूर्ण ढंग से करना शुरू कर दिया तो बहुत तरह की समस्याएं आएंगी और उनका भी सामना हम ही को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई सामना करना आएगा, नुकसान भी होगा तो हम ही को होगा। इसलिए हमें इनको बचाने की जरूरत है। चौथा सवाल देखते हैं, संसाधन निर्माण में क्या है? संसाधनों को संसाधन का रूप देने में टेक्नोलॉजी क्या रोल निभाती है, तकनीक क्या भूमिका निभाती है? देखिए, इस सवाल के जवाब को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास मशीनें ना होती, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती तो ज़मीन के अंदर से कोयला निकालना क्या इतना आसान काम था? या फिर कोयला के अलावा लोहा निकालना, बॉक्साइट निकालना, ये सब तो आसान काम है नहीं। बिना तकनीक के हम कुछ भी कर लें, ये बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन से निकालना संभव ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर हम तकनीक के अभाव में ये चीज़ें ज़मीन से नहीं निकाल पाते, उनको अपने उपयोग में नहीं ला पाते, तो क्या ये चीज़ें संसाधन का रूप ले पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आखिर हम ही तो हैं जिनके उपयोग करने के बाद कोई भी चीज़ संसाधन कहलाती है या बन पाती है। तो तकनीक के बल पर ही हम बहुत सारे खनिजों को धरती के अंदर से निकालते हैं, और निकालने के बाद भी उसको गलाना भी है तो तकनीक यानी मशीनें ही काम आती हैं। निकाल करके भी ऐसा नहीं कि हम निकाल लिए बस काम खत्म, उसको गलाना है तो भी तकनीक का काम पड़ेगा, और उसको गला करके अपने काम में लाने के लायक रूप में ढालना, उसमें भी तकनीक का ही काम पड़ता है। तो सोचिए, अगर तकनीक ना होती, मशीनें ना होती, औजार ना होते तो क्या होता? ये सारे के सारे खनिज ज़मीन के अंदर दबे के दबे रह जाते, हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाते, और अगर हम उपयोग नहीं करते तो ये कभी संसाधन बन ही नहीं पाते। तो अब जरा सोचिए कि संसाधनों को संसाधन का रूप देने में तकनीक की भूमिका है या नहीं है? तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अब लाते हैं आपके लिए पांचवा सवाल, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सतत विकास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत का मतलब लगातार भी होता है, और यहीं से हमें अपने परिभाषा का आधार मिल जाता है। जैसे देखिए, एक ऐसा विकास करना जिसमें हम आने वाले कल की ज़रूरतों को प्रभावित भी ना करें, अपने आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए विकास करते रहें। यानी कि हमारे बाद जो पीढ़ी आने वाली है, हम उनके लिए कुछ संसाधन छोड़ भी दें, बचा के रखें, और आज अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करते रहें। इस प्रकार से अगर हम विकास करते जाएंगे तो इसी को हम कहेंगे सतत विकास। सीधे शब्दों में कहें तो भविष्य की ज़रूरतों को प्रभावित किए बिना अपने वर्तमान समय में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए विकास करना ही कहलाएगा सतत विकास। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं। जैसे हम अगर आज ही धरती पर उपलब्ध सारा खनिज, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब अगर आज ही ख़त्म कर दें तो हमारे बाद जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए तो बचेगा नहीं, और जब उनके लिए ना बचेगा तो फिर बताइए कि वह सारे काम कैसे करेंगे जो इन खनिजों पर निर्भर है। यहीं से स्टार्ट होता है सतत विकास की अवधारणा। तो अपने आज की ज़रूरतों को पूरा भी करना, कल यानी कि आने वाले कल की ज़रूरतों को बिना प्रभावित किए विकास करते जाना, यही है सतत विकास।
तो ज्योग्राफी के प्रश्न उत्तर सीरीज में पहले पार्ट का हमने आंसर क्वेश्चन 5 इसमें याद किया। सीरीज में सेकंड वीडियो में हम इससे आगे दूसरे चैप्टर के आंसर क्वेश्चन को याद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, याद करते रहिए।